सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 11 विशेषण करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने संज्ञा या सर्वनाम तो विस्तार से पढ़े ही हैं, तो अब हम विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विशेषण ऐसे विकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, बल्कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे प्रतिभा सुंदर लड़की है, वह अच्छा लड़का है, उसकी बकरी सफ़ेद है, सेब लाल है। तो इन वाक्यों में सुंदर, अच्छा, सफ़ेद और लाल शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले या बाद में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया गया है। नटखट लड़की आज चुप बैठी है, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया गया है। तो जो विशेषण विशेष्य से पहले लगते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण विशेष्य के बाद लगते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह करेला बहुत कड़वा है, तो यहाँ पर जो विशेषण है कड़वा, उसकी भी विशेषता बताई गई है कि बहुत। तो यह करेला बहुत कड़वा है, तो इसमें जो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण है। इसी प्रकार तुम्हारी बोली अति मधुर है, तो यहाँ पर जो मधुर शब्द है वो विशेषण है और मधुर की विशेषता है अति। तो इस प्रकार से जो अति शब्द है वह प्रविशेषण है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं। जैसे गुण में आ जाते हैं सुंदर, शक्तिशाली, सच्चा, अच्छा, ईमानदार। दोष बुरा, कायर, झूठा, घमंडी। रंग जैसे होते हैं काला, पीला, लाल, गुलाबी। अवस्था में किस अवस्था में है कि जैसे दुबला, पतला, मोटा, कमज़ोर, अमीर, गरीब। आकार चौरस, तिकोना, गोल, लंबा, चौड़ा। और स्वाद नमकीन, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो जो ये सभी हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पूजा घर में 2 फूल रखे हैं। अब जो 2 शब्द है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये हमें संख्या का बोध करा रहे हैं। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो 4 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण की क्या पहचान होती है? इस विशेषण की पहचान कितना, कितनी, कौन सी और कितने प्रकार के आदि प्रश्नों से होती है। जैसे अगर हम किसी से कहें कि वहाँ पर कितने लोग थे, तो वहाँ पर 22 लोग थे। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो इसमें क्वेश्चन है कौन सी, कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं कक्षा में। तो इस प्रकार से जहाँ कितनी, कौन सी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं:
निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे 5 बच्चे कहाँ गए, मुझे 50 रुपये चाहिए, तो ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं 50 रुपये और 5 बच्चे। अब आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, तुम तो सारे लड्डू खा गए, तो इसमें जो कुछ सारे ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं क्योंकि ये हमें एक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं। अब विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु का नाप, तोल अथवा मात्रा का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में पानी काफ़ी है, दुकान से 1 लीटर दूध लेते आना। तो इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हम पहले पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 2 किलो घी, 4 मीटर कपड़ा। तो इसमें 4 किलो, 2 लीटर, 2 किलो, तो ये शब्द हमें एक निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चीनी, थोड़ा घी, बहुत पानी, थोड़ा दूध। तो यहाँ पर जो कुछ, थोड़ा, बहुत, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कुछ सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का। अब लड़का जो है संज्ञा शब्द है और इसमें जो सर्वनाम है वो संज्ञा शब्द से पहले लगा हुआ है। वह साइकिल, उस लड़की, इस घर, कौन सी गाड़ी। तो आपने देखा कि जो संज्ञा शब्द हैं उनसे पहले जब सर्वनाम लगा हुआ है तो उन्हें ही हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ताकि संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग न करना पड़े, और सार्वनामिक विशेषण में अभी आपने पढ़ा कि कुछ सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं। अब आगे है विशेषण की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताया जाता है, किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती। जैसे संगीता अच्छी गायिका है, तो इसमें जो संगीता के बारे में ही बताया गया है तो उसको हम मूलावस्था बोलते हैं। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं, तो इसमें एक की तुलना दूसरे जूते से की गई है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था होगा। चंडीगढ़ दिल्ली से सुंदर शहर है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ की तुलना किससे की गई है, दिल्ली से की गई है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था कहलाता है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे पारस सबसे अच्छा लड़का है, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे बच्चों में पारस को सबसे अच्छा बताया गया है, तो यहाँ पर उत्तमावस्था कहलाती है। मेरी लिखाई सबसे अच्छी है, तो हिंदी में विशेषण की उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए आमतौर पर तर तथा उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
विशेषण शब्दों की जैसे 3 अवस्थाएं मैंने अभी आपको बताई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जैसे मूलावस्था है प्रिया, प्रिय, उत्तरावस्था में तर शब्द लग जाएगा प्रियतर, और उत्तमावस्था में तम शब्द से बन जाएगा प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकट, निकटतर, निकटतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। तो इस प्रकार से ये विशेषण शब्द की 3 अवस्थाएं कहलाती हैं। तो कुछ विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था तो इस प्रकार भी हो सकती है, जैसे उसमें अधिक या बढ़कर तथा सब से जोड़ने से भी बनती है। जैसे सब अच्छा, अच्छा मूलावस्था है तो उसकी उत्तरावस्था होगी अधिक अच्छा और उत्तमावस्था होगी सबसे अच्छा। चालाक शब्द है तो उसमें होगी अधिक चालाक और सबसे चालाक। तो हिंदी में फारसी के भी कुछ विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उनकी तुलनात्मक अवस्थाएं इस प्रकार होती हैं, जैसे अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, कम, कमतर, कमतरीन। तो फारसी शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, कम, ज़्यादा, सुंदर, भला आदि। तो कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण की रचना। अब संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाए जाएंगे? जैसे आत्मा, आत्मिक, संयम, संयमी, पुष्प, पुष्पित, देह, दैहिक। सर्वनाम से विशेषणों की रचना, जैसे कोई भी सर्वनाम है, मैं, यह, कौन, तो मैं सर्वनाम से विशेषण बनेगा मेरा या मुझसा। कौन से कैसा, यह से ऐसा। क्रिया से विशेषण की रचना, क्रिया शब्द जैसे होते हैं पालना, उड़ाना, तो पालना से बनेगा पालनहार और उड़ाना से उड़ाऊ। अव्यय से विशेषण की रचना, अव्यय शब्द जो होते हैं जैसे अंदर, बाहर, पीछे, तो इनसे जब हम विशेषण बनाएंगे तो अंदर से बनेगा अंदरूनी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला। तो बच्चों ये अब हमने पढ़ा विशेषण का जो है विस्तार से पढ़ा विशेषण को। इसमें हमने विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ा, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी इसका जो अभ्यास कार्य है वो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक करेंगे और अभ्यास कार्य पत्रिका भी जो आपको दी जाती है सभी बच्चे उस अभ्यास कार्य पत्रिका को भी ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।